भारतीय नारी का सोने से लगाव हम सबसे छुपा नहीं है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम सब जानते हैं और आप मुझसे ये सहमत होंगे कि प्राचीन काल से भारत में ये परंपरा चली आ रही है कि हम लोग सोने में जो निवेश करते हैं उसको अपना सुख दुख का भागीदार भी मानते हैं और किसी बुरे समय में हम उसके अगेंस्ट कर्ज भी ले सकते हैं और उसका किसी तरह से बेच के अपना काम भी चला सकते हैं। पर ऐसे समय में अगर वो सोने की शुद्धता वैसी ना निकले जिसके लिए आपने अपना बहुत ही कीमती पैसा खर्चा है, तो आप पर क्या बीतेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने कार्यक्रम चंडीगढ़ दर्पण में आप सबसे ये जानकारी विस्तार में साझा करेंगे कि भारत सरकार ने आप सबकी सुरक्षा यानी कि सोने की शुद्धता के प्रति सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो आपके लिए इस विषय में क्या क्या कदम उठा रही है और आप एक उपभोक्ता होने के नाते किन किन जानकारी से आपको रूबरू होना बहुत ही अहम है। और आगे बहुत सारे त्योहारों का सीज़न आ रहा है और हम सब किसी ना किसी मौके पर सोने के गहने ज़रूर खरीदते हैं। तो आज हम आपको ये विस्तार में बताएंगे कि सोने की शुद्धता के लिए आपको क्या कदम उठाने हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने इस विषय पर हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं सतीश कुमार जी, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ में। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दर्पण के कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये हॉलमार्किंग होता क्या है। देखिए, हॉलमार्किंग का एकदम अगर ब्रीफ में कहा जाए जी, तो ये है सोने की शुद्धता की जांच, और या कहा जाए शुद्धता की जांच। सोना शब्द इसलिए यूज़ किया कि नॉर्मली जो भारतीय नागरिक है वो सोने में ज़्यादा विश्वास रखता है जी। अदरवाइज़ ये सोना और चांदी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें जो है हॉलमार्किंग का मतलब है जिस भी गहने पे किया गया है कि उसकी शुद्धता की परख की गई है और उसमें कितना सोने का कंटेंट है प्रोपोर्शनेट वो निकाला गया है और उसके बाद उसके ऊपर मार्किंग की गई है, अगर की गई है तो जी, ये जी। है जी। तो ये आपने जैसे बोला ये एक शुद्धता का प्रतीक है ये निशान, और ये भारतीय मानक ब्यूरो देता है सोने के ऊपर। तो आप हमें ये भी बताएं कि जो ये गहने हैं हॉलमार्किंग वाले, जैसे आपने बोला, उपभोक्ताओं को कहाँ पे उपलब्ध हैं। देखिए, जो हॉलमार्किंग किए हुए गहने जो भी ज्वेलर्स हैं और जिनके पास भी वो खरीदने के लिए जाना चाहते हैं उनके पास हॉलमार्किंग के निशान के गहने उपलब्ध हैं। वो जो रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं उनको भारतीय मानक ब्यूरो के साथ यानी कि पंजीकृत किए हुए उनके पास से वो हॉलमार्किंग किए हुए ज्वेलरी ले सकते हैं। ज्वेलरी वहाँ पे जा सकते हैं जो, पर ये ज्वेलरी की लिस्ट, जो ज्वेलर्स की लिस्ट है, ये आपके अपने वेबसाइट पर या कहीं उपलब्ध होगी? हाँ, ये आम उपभोक्ता के लिए। देखिए, लिस्ट ये हमारी वेबसाइट bis.gov.in के ऊपर उपलब्ध है जी। तो वैसे आपको एक ये बता देना चाहता हूँ कि भाई 23 जून 2021 से भारत सरकार ने 256 जिलों में जी हमारे भारत देश के हॉलमार्किंग को मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया, जिसके तहत कोई भी ज्वेलर जो इन 256 डिस्ट्रिक्ट में है वो बिना हॉलमार्किंग के ज्वेलरी नहीं बेच सकता। उसमें कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जो कि काफ़ी डिटेल्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ज्वेलर की टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये 256 डिस्ट्रिक्ट 23 जून 2021 से हुए हैं। उसके बाद 1 जून 2022 से 32 और डिस्ट्रिक्ट जिले यानी कि भारत सरकार ने इसके कवरेज में ले आए हैं। तो इसका मतलब है कि जो 256 प्लस 32 288 डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर कोई भी अगर नागरिक जाता है ज्वेलरी खरीदने तो उसको हॉलमार्किंग ज्वेलरी ही मिलेगी। तो अभी ये सारे भारत में लागू नहीं है, अभी इस समय सारे भारत में लागू नहीं है, पर धीरे धीरे होने की संभावना। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है उपभोक्ता को सुरक्षित करने के लिए। सतीश जी, इससे एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो
सोने की शुद्धता है, आप वो किस तरह से सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ता सुरक्षित रहे, अपने पैसे की कीमत मिले? क्या उसको देखना चाहिए जब वो खरीदने जाता है सोना? देखिए, सोने की शुद्धता का जांच करने का एक आम उपभोक्ता के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि उसके ऊपर हमारे 3 निशान रहते हैं जी। कोई भी ज्वेलरी की आइटम जो वो खरीदता है और जी। अगर वो हॉलमार्क्ड है तो उसके ऊपर हमारे 3 निशान मिलेंगे उन्हें। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि निशान कौन कौन से हैं वो 3? उसके ऊपर 3 निशान हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं वो निशान दिखाना चाहूँगा। हाँ, दिखा दीजिए। मेरे ख्याल हम अभी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। देख सकें तो इसमें देखिए, सबसे पहला निशान जो है जी, वो भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो है जो उसके ऊपर रहता है जी। उसके बाद दूसरा निशान जो है वो सोने की शुद्धता का है कि उसमें कितने % प्योर सोना है। शुद्धता के माने जैसे हम कहते हैं 18 कैरेट की गहने हैं, 22 कैरेट के हैं, 24 कैरेट के, इस तरह का हाँ, मतलब है बिल्कुल। तो 22 कैरेट के साथ साथ जो है शुद्धता का जो भारतीय मानक ब्यूरो का जो मानक है उसमें 22 कैरेट तो एक अलग से टर्मिनोलॉजी है, पर हम जो शुद्धता की जांच करते हैं वो परसेंटेज से भी आगे और जाके एक्यूरेटली पार्ट्स पर 1000 में करते हैं जी। यानी कि अगर वो 916 पार्ट्स हैं उसमें तो 22 कैरेट के बराबर है। और उसका जो दूसरा लोगो रहता है वो 22 कैरेट के साथ साथ मींस 22 के साथ 916 लिखना अनिवार्य है। ठीक है। ऐसे ही अगर वो 18 कैरेट का है तो उसके साथ 18 के 750 लिखना अनिवार्य है। जी, जी। तो दूसरा निशान उपभोक्ता वो देखेंगे। और तीसरा निशान जो आप यहाँ देख रहे हैं ये 6 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जी। जो कि हर ज्वेलरी के आइटम के लिए यूनिक है। यानी कि इस कोड का सिर्फ एक ही ज्वेलरी आर्टिकल या आइटम उपभोक्ता को मिलेगी, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो अगर इससे मैं एक और जो दिमाग में आ रहा है अगर किसी ने चूड़ी खरीदी है तो वो उस दुकान में चूड़ियाँ कड़े बहुत सारे होंगे, बिल्कुल, बैंगल्स की कैटेगरी में, पर क्या वो जो कोड है वो सेम होगा सबके लिए कि अलग अलग होगा? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि हर आइटम के लिए अगर ज्वेलरी का, जैसे आपने बैंगल का एग्जांपल लिया है जी। अगर उसके पास मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर 10 बैंगल्स हैं, हर बैंगल के ऊपर अलग से अल्फा न्यूमेरिक कोड रहेगा। ये तो ये जो कोड होता है ये क्या दर्शाता है? ये कोड बेसिकली सिस्टम से जनरेट होता है, आईटी सिस्टम से जी। और ये हर आइटम के लिए यूनिक है, जो कि जिस समय इसकी शुद्धता की जांच की गई है तो उस समय सिस्टम में ये फीड किया जाता है कि कौन से आर्टिकल को की शुद्धता की जांच की जा रही है, उसका कितना वजन है और कितनी उसकी प्योरिटी निकल के आ रही है। तो ये सिस्टम में फीड करने के बाद उस आर्टिकल के लिए यूनिक कोड जनरेट होता है। मान लीजिए आपने अभी जैसे बैंगल्स का एग्जांपल दिया है जी। अगर बैंगल्स के वेट में भी वेरिएशन है तो वो वेरिएशन भी अगर 6 डिजिट का कोड डालेंगे आप एक बैंगल का तो वो दर्शा देगा दर्शक को, जो भी हमारा उपभोक्ता है, कि वो बैंगल जो है या कोई भी ज्वेलरी आर्टिकल है, पहली बात है कि वो किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। दूसरा ये कि भी वो कौन से जगह से असेइंग सेंटर जो हमारे होते हैं जी। उससे हॉलमार्क किया गया है। जी। तीसरी जो उसको पता चलेगा कि भी इसको जब हॉलमार्क किया गया तो उसका वेट कितना था। और चौथा जो है उससे पता चल जाएगा उसकी प्योरिटी कितनी थी। तो ये 6 डिजिट का कोड है वो हमारी एप्लीकेशन है, उसमें आपके अपने लिए भी ये जानकारी बहुत अहम है और उपभोक्ता अगर आपके साथ किसी भी तरह से तालमेल बनाना चाहे तो वो कोड जो है वो बहुत लाभदायक होगा। हाँ, मतलब वो अब हमने क्या कर दिया है कि हमारी जो वेबसाइट है bis.gov.in जी। और उसके साथ एक हमारी एक ऐप भी है BIS आई केयर ऐप जी। उस पे जाके उपभोक्ता अगर वो 6 डिजिट का कोड डालता है तो वो खुद इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसे भारतीय मानक ब्यूरो के पास आने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई काम हो, अगर कोई उस सिलसिले में उसको कोई शिकायत हो तो वो आपके पास आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास आ सकता है। अच्छा सतीश जी, एक बात और है, जैसे आपने बताया कि 3 निशान हैं। पहले मैंने भी हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदी हुई है तो उस पर 5 निशान लगते थे, तो अब क्या उन 5 निशान वाली ज्वेलरी जैसे मेरे पास है, क्या उसका भी वही मूल्य मिलेगा उपभोक्ता को या उसको दोबारा से वो 3 निशान लगवाने पड़ेंगे? आपने बहुत सही प्रश्न किया। देखिए, जो पहले जब शुरू हुआ था हॉलमार्किंग स्कीम उस समय ये 5 निशान होते थे जी। और उन 5 निशान में एक मार्क जो है जो असेइंग सेंटर का रहता था और एक निशान जो है ज्वेलर का रहता था। जी। अब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड जो जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली सिस्टम से, उसमें ये दोनों ऑटोमेटिकली आ जाती है। और यूनिक होने की वजह से
इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी बढ़ गई है। तो उसका क्या जो गहने हैं जैसे उसने खरीदे हैं, तो वो अगर 5 निशान वाले भी बेचना चाहे या कहीं उसको रिप्लेस करना चाहे तो उसको वही कीमत मिलेगी, उस पे कोई सवालिया निशान तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई सवालिया निशान नहीं है। अच्छा, ओके। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे उपभोक्ता की, अगर हम चलें ज्वेलर्स की तरफ, जो ज्वेलर्स आपके पास अपना मापदंड लेते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो के निशान लगाते हैं, वो आप BIS के साथ कैसे रजिस्टर्ड होते हैं? देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारी वेबसाइट है जो bis.gov.in, उस पर आ सकते हैं वो, या अदरवाइज उस पर जाएंगे तो उनको आगे लिंक मिल जाएगा मानक ऑनलाइन का, तो उनको ज्वेलर को अपने आप उस पर रजिस्टर करना है। और ये नेशनल विंडो सिस्टम है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उस नेशनल विंडो सिस्टम पे जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है उसके ऊपर जाके भी वो रजिस्टर कर सकते हैं, और उनको उसी पे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करके रजिस्ट्रेशन इंस्टेंट मिल जाता है। मतलब सब कुछ ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, और उनको भारतीय मानक ब्यूरो के किसी भी दफ्तर में आने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये एक बारी ही होता है कि इसको हम रिन्यू भी करते हैं बार बार? नहीं, ये परमानेंट लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसका कोई रिन्यूअल नहीं है, और इसका कोई भारतीय मानक ब्यूरो कोई फीस भी चार्ज नहीं करता है, ये एकदम फ्री है ज्वेलर्स के लिए। ज्वेलर्स के लिए। पर अभी वही ज्वेलर्स अभी आ रहे हैं जिनको अभी लेना है अपने आप, और कुछ तो मैंडेटरी हैं। जहाँ मैंडेटरी हैं तो वो उसके बगैर सोना बेच ही नहीं सकते, तो वो पूरा कंप्लीट स्टोर उनका जो ज्वेलरी रखेगा वो सारे आइटम्स फिर मैंडेटरी के तहत आएंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 288 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस समय जो हमारे भारत देश में, वहाँ पर कोई भी ज्वेलर जो है बिना हॉल मार्किंग के ज्वेलरी नहीं बेच सकता है। नहीं, पहले देखा गया था कि जैसे एक कॉर्नर है वो हॉल मार्किंग ज्वेलरी का है, दूसरी दुकान, बाकी दुकान में सब चीज़ बिक रही है दूसरी वाली ज्वेलरी। तो अभी जहाँ अनिवार्य है, जिन्होंने लाइसेंस लिया है, वो उसके ऊपर सारी दुकान के ऊपर जितनी ज्वेलरी पड़ी है उनको सब करानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य करने का जो पर्पस है, मोटिव है, वो यही है कि वो कोई भी ज्वेलर जो है इन 288 डिस्ट्रिक्ट्स में बिना हॉल मार्क की ज्वेलरी नहीं बेच सकता। कुछ एग्जाम्पशन है, उसमें एक जो उपभोक्ताओं के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। वो ये कि जो 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी है वो बिना हॉल मार्क के बेची जा सकती है। ठीक है। और या ऐसे कोई कुंदन, पोलका, जड़ाऊ, ये ज्वेलरी है, ये बिना हॉल मार्क के बेची जा सकती है। अच्छा, बिकॉज आजकल जड़ाऊ ज्वेलरी बहुत बिक रही है, तो उसके लिए आपका जो उसकी क्वालिटी है, उसकी शुद्धता है, उसको मापने का क्या तरीका है, या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता को खरा सोना मिले? देखिए, उसका जो किया जा रहा है वो ये है कि अभी वो मैंडेटरी नहीं है, पर ज्वेलर जो चाहे उसके ऊपर भी हॉलमार्क करवा सकता है। और वैसे भारत सरकार ने इस दिशा में ऑलरेडी कदम ले लिए हैं जी। और पीछे जो है इसके लिए एक आम स्टेक होल्डर से उनके कमेंट्स मांगे गए थे, तो उस दिशा में प्रयास चल रहा है कि इनको भी मैंडेटरी कर दिया जाए। ये बहुत अच्छा कदम आई थिंक भारत सरकार उठा रही है उपभोक्ता के लिए। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ज्वेलर्स ने जैसे हॉल मार्किंग का लाइसेंस आपसे लिया, तो उनको किस तरह के फ़ायदे होते हैं लाइसेंस लेने में? देखिए, अनिवार्य जहाँ है वो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर कुछ ऐसे भी हैं डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अभी अनिवार्य नहीं है, पर फिर भी आपके पास ज्वेलर जरूर आ रहे होंगे, तो उनके क्या फ़ायदे हैं जो वो ले रहे हैं? ये देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो है ये शब्द जो है लाइसेंस नहीं प्रयोग करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइसेंस कहते हैं तो आम आदमी के दिमाग में जाता है कि लाइसेंसिंग राज है, और हमारा सिस्टम जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करना है, तो कोई लाइसेंस वाली बात नहीं है। और जहाँ तक इसमें ज्वेलर्स को जो फ़ायदा है, जहाँ पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, और ये अदरवाइज भी जहाँ मैंडेटरी है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो ज्वेलर्स को हुआ है, जो आम ज्वेलर को हुआ है, वो ये है कि उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़ गई है। अभी तक क्या होता था कि भाई लोगों के दिमाग में भी परसेप्शन रहता था कि ये ज्वेलर छोटी दुकान है, पता नहीं हमें कितना ठग रहा होगा, या क्या कर रहा होगा, खरा सोना होगा या नहीं होगा। पर अब आज जो छोटा से छोटा ज्वेलर भी कह सकता है विद कॉन्फिडेंस कि नहीं, मेरी ज्वेलरी भी हॉलमार्क है, तो एज ए रिजल्ट जो ज्वेलर है, आम ज्वेलर जो है, एक बड़ी चेन को छोड़ दीजिए, और जो हमारा आम नागरिक है जो नॉर्मली छोटे शहर में या जहाँ भी है, वो आम ज्वेलर के पास ही जाता है जी।
तो ये हॉल मार्किंग होने से उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पा रहे हैं। बहुत खूब। अच्छा, अब ज्वेलर से हमने उपभोक्ताओं की बात की, फिर ज्वेलर्स की बात की, इससे अहम एक और मुद्दा है, जैसे उसकी टेस्टिंग कहाँ होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, देखिए जो ज्वेलर है बेसिकली इस जो हमारी स्कीम है, जो हॉल मार्किंग करवाने का दायित्व है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर है जी, जो उसको बनाता है, और पॉइंट ऑफ सेल जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, अच्छा फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स है जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो वो उसको जब बना के फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे बेचते हैं जी, तो वहाँ पर ये हॉल मार्किंग करवाना अनिवार्य है जी। तो इसके करवाने के लिए वो जो उसका एक लॉट है, एक लॉट का मतलब है मान लीजिए उसने 1 किलो सोने से, जैसे आपने बैंगल्स की एग्जांपल दी, लेट से कि 1000 चूड़ियाँ बनवा ली 10-10 ग्राम की, या 100 चूड़ियाँ बन गई 1 किलो से, तो वो एक यूनिफॉर्म लॉट हो गया है उसका, और या मिक्स लॉट भी हो सकता है। तो वो सारा के सारा जो लॉट जो है वो उसकी फाइननेस डिक्लेयर करके सेंटर पे बेचता है जी। और ये भेजने का तरीका भी पूरा ऑटोमेशन हो चुका है, वो ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट देता है। हमारा असेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर बोलते हैं हम उसे, और एक आम नागरिक के पॉइंट से वो प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी है जी। तो जो लेबोरेटरी है हमारे सैम्पलिंग प्लान के हिसाब से हर एक पीस को उसका XRF मेथड से उसकी प्योरिटी चेक करती है जी। अगर वो देखती है कि ये प्योरिटी जो है जो उसने डिक्लेयर की है उसी के बराबर आ रही है, तो उसके बाद उसमें से सैम्पलिंग प्लान दिया हुआ है हमने उन्हें कि डिपेंडिंग कितना सैंपल है उसमें से वो कुछ सैंपल्स निकाल के, और उसमें से एक्चुअल सोना निकालना पड़ता है उसे जी। उस सोने को फायर असे मेथड से टेस्ट किया जाता है, और उसकी पार्ट्स पर 1000 में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्योरिटी चेक की जाती है। जैसे और आपने बताया 916 लगता है 916 22 कैरेट के लिए, तो अगर उसकी प्योरिटी 916 आ रही है जी, तब वो उसके ऊपर हॉल मार्किंग का निशान लगाता है, और लगाने से पहले वो सिस्टम में वो सब फीड करता है डाटा जी। वहां से एक HUID यानी कि हॉल मार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है उसका जी। जो डाटा उसने ऑलरेडी फीड किया हुआ है आइटम का, वे तो ये ऑनलाइन सारा सिस्टम, सारा आपका टेस्टिंग रिपोर्ट सब कुछ ऑनलाइन है, भारतीय मानक ब्यूरो के पास आ जाता तो है। बिल्कुल, और जो जब जिस समय वो जनरेट करता है तो लेजर मार्किंग मशीन में वो डाटा अपलोड हो जाता है जी। और लेजर मार्किंग मशीन जो है उस आभूषण के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर वो मार्क प्रिंट कर देती है जी। और हम इस डायरेक्शन में भी चल चुके हैं कि एक बार जो मार्क प्रिंट हो गया वो मशीन वो मार्क दोबारा प्रिंट नहीं कर सकती। अच्छा, उसमें एक ऑटोमेटिक ऑटोमेशन है जो है। तो इससे जो है अगर ज्वेलर चाहे भी, मतलब हॉल मार्किंग सेंटर चाहे भी कि वो HUID दोबारा प्रिंट हो जाए, वो प्रिंट नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात आपने हमारे से साझा की। इसी से एक बहुत अहम चीज़ है कि जो उपभोक्ता सोना खरीद रहा है, अगर उसके मन में किसी भी तरह की शंका या अपनी तसल्ली के लिए वो टेस्ट कराना चाहता है कि जो मैंने पैसे खर्चे मुझे 22 कैरेट मिला या 18 कैरेट मिला या नहीं मिला, तो उसके लिए क्या वो भी ये टेस्टिंग सेंटर्स पे अपना सैंपल टेस्ट करा सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। वो अगर उसके मन में दुविधा है और या अदरवाइज भी एक सेल्फ अश्योरेंस के लिए कह लीजिए जी, वो चाहे तो हॉल मार्किंग सेंटर पे जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया 2 प्रक्रिया है चेक करने की, एक तो XRF से है जिससे कि ऊपरी सतह की प्योरिटी मिलती है, तो उसके लिए हॉल मार्किंग सेंटर 45 रुपये उससे 45 रुपीज़ चार्ज करेगा, तो वो उसके लिए मिनिमम चार्ज। और अगर उसको है कि नहीं मैंने उसको स्क्रैप करके यानी कि उसमें से सोना निकाल के और फिर टेस्ट करवाना है, तो वो भी हॉल मार्किंग सेंटर देगा करके, उसके लिए 200 रुपये की फीस है। तो ये और उसके बाद हॉल मार्किंग सेंटर उसको एक टेस्ट रिपोर्ट भी देगा, टेस्ट रिपोर्ट देगा कि भी क्या प्योरिटी आई है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मैं यहाँ अपना ही एक किस्सा बताना चाहती हूँ। जैसे मेरी मदर ने मुझे कोई ज्वेलरी गिफ्ट की बहुत साल पहले, और जब मैं उसको एक दोबारा रीडिज़ाइन करने के लिए किसी ज्वेलर के पास लेके गई, तो वो 17-18 कैरेट निकली 22 कैरेट की बदले। तो इसका मतलब मेरी मदर ने उस टाइम 22 कैरेट खरीदा, पर उसको सोना जो है वो 17-18 कैरेट मिला, और मुझे भी उसकी कीमत उसी के हिसाब से मिली। तो ये जो उपभोक्ताओं के लिए आपने एक स्टेप उठाया है, ये भी बहुत ही अहम है। अब जैसे आपने टेस्टिंग का भी बताया, ये भी बताया कि कई जगह मैंडेटरी भी हो गया है। तो ये पहले देखा गया था कि आपने अगर एक ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदी है तो आप उसी के पास वापस जाते हैं, कोई और नहीं लेता। तो अभी जब मैंडेटरी भी हो गया है और आपके निशान भी लग रहे हैं हर आइटम के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं उपभोक्ता
ए ज्वेलर से खरीद के बी ज्वेलर के पास क्या अपनी ज्वेलरी बेच सकता है या कोई नई ज्वेलरी ले सकता है उस ज्वेलर के पास? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक बार उसके ऊपर HUID लग गया है, यानी कि हॉल मार्किंग की प्योरिटी का निशान आ गया है जी, तो जो भी उपभोक्ता है वो किसी भी ज्वेलर के पास जाके वो ज्वेलरी दे सकता है, बेच सकता है, क्योंकि प्योरिटी की एश्योरेंस BIS ने दी है उसको हॉल मार्किंग के निशान के हिसाब से। तो अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि सज़ा का क्या प्रावधान है अगर इसमें कहीं भी कोई सैंपल कहीं फेल होता है या कंज्यूमर ये अपने टेस्टिंग में पाता है कि उसका सोना उतना खरा नहीं है जितने उसने पैसे दिए हैं? देखिए, इसका जो है एक्शन दो जगह होता है। एक तो उपभोक्ता जिसने वो खरीदा है उसकी प्योरिटी जितनी कम पाई जाती है तो प्रावधान दिया गया है हमारे BIS एक्ट में कि उसको डबल द अमाउंट, यानी कि दुगनी अमाउंट जो खरीदी गई है, जितनी प्योरिटी कम है उसको भरपाई ज्वेलर को करनी पड़ती है जहाँ से भी उसने खरीदा है जी। तो वो तो इमीडिएट एक तरह से ज्वेलर से उपभोक्ता को उसकी भरपाई कर दी गई है जो प्योरिटी कम आई है। इसके अलावा हम जो हमारा प्रोविज़न है उसमें मतलब आपका एक्शन जो है वो ज्वेलर के ऊपर भी है और उसके बाद वो असेइंग और हॉल मार्किंग सेंटर यानी कि जो टेस्टिंग लैब है उनके ऊपर भी हम अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं पेनलाइज करने का, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई जो प्योरिटी निकली है वो कितनी कम निकली है। बहुत खूब सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो दोस्तों, आपने सुना सतीश जी ने कितनी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आगे त्योहार आ रहे हैं, सोना खरीदिए, ज़रूर खरीदिए, पर एक जागरूक उपभोक्ता होकर अपने पैसे का इस्तेमाल कीजिए। अपने हकों के लिए ये जानकारी अपने पास रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।